अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें सर फहरिस्त है कराची की मखदूश इमारतों का मामला कि कराची की बेशतर ऐसी इमारतें जो इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं, शारा फैसल से मुल्हिका इलाका रिंग रोड में मौजूद हैं, उनको मखदूश करार देकर उनको सील करने के अहकामात SBCA की जानिब से जारी किए गए हैं। जो रिपोर्ट पेश की गई है सिंध हाई कोर्ट में उसको नाकाफ़ी करार दिया गया है और ये कहा गया है कि जो शवाहिद जिन बुनियादों पर इन रिपोर्ट्स में उनको जो है वो नाकाबिल रिहाइश करार दिया गया है उसके लिए कुछ मजीद ऐसे ठोस शवाहिद की ज़रूरत है कि वो इमारतें खाली कराई जा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमारतों को महज मखदूश करार देकर खाली करने के अहकाम जारी कर देना काफ़ी है या फिर उसका कुछ मुतबादिल इंतज़ाम भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और साथ साथ कि जिन लाखों रुपयों से वो मकानात ख़रीदे गए हैं, वो फ्लैट्स ख़रीदे गए हैं या वो रिहाइशगाह हैं जहाँ पर लोग अरसे दराज से मुकीम हैं, उनसे खाली करवाई जा रही हैं, तो उसका मुतबादिल उनको क्या दिया जाएगा, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे जी कराची में भी मुल्क भर की तरह से जश्न आज़ादी मनाने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक रोज़ाना कोई ना कोई जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मुनक़िद होगा, कोई ना कोई ख़ास तकरीब ऐसी मुनक़िद की जाएगी जिसमें तमाम अहलियान कराची भरपूर शिरकत करके आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मना सकेंगे। इसके अलावा कुछ बातचीत करेंगे चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल देथो पर लगे उन इल्ज़ामात के हवाले से कि जिसके लिए कुछ रोज़ की मोहलत दी गई है उनको और उनसे क्लैरिफिकेशंस मांगी गई हैं कि मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तगियों समेत और जो दीगर हरासमेंट के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो उसको किस तरह से डिफेंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और इसका फ़ैसला यकीनन कमेटी के ही लोग करेंगे और जो शवाहिद सामने आएंगे जिस तरह से वो खुद को डिफेंड करेंगे इसकी बुनियाद पर फैसला होगा। तो मेहमानों से आपका तारुफ कराती चलूँ, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अब्दुल मतीन वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं KDA मजदूर यूनियन के। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा है MQM के राना तंजीलुर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जबकि हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुहेल आबदी साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जिनसे इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल मतीन वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मखदूश इमारतों का मसला इस वक्त एक सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है और एक ऐसा मसला है कि सालों से मुकीम अपने घरों में रिहाइश पजीर वो अफराद जिन्होंने लाखों रुपये खर्च करके अपना आशियाना जो है वो बनाया था, अब उसको मखदूश करार दे के खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या सिर्फ SBCA पे ये जिम्मेदारी आयद होती है जिन्होंने रिपोर्ट मुरतब की है, या फिर जिस वक्त तमाम तर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है तामीर का उसमें दीगर इदारों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे सरफ नज़र की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका बेटा। बात यह है कि ये आज की बात, ये तो इत्तेफाक की बात है, लियारी का ये प्रोजेक्ट जो था वहाँ पे गिर गया और इतना शोर उठ गया समझे, वरना हर साल ये ऐसा ही होता है और लोगों को ये नोटिस इशू करते रहते हैं और उसके बाद ये जब मौसम गुजर जाता है तो ये भी अपने घरों को बैठ जाते हैं। इसकी तमाम जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो पहले जो इमारतें मखदूश करार दी जा चुकी हैं उनका सबसे पहले इंतज़ाम करे, उनके रहाइश का हर इंतज़ाम करे और इंतजाम करके फिर उनसे कहे कि यहाँ पे आप शिफ्ट हो जाएं, या तो गिरा दी जाएगी या फिर बना दी जाएगी। तो उस सूरत के अंदर तो वो वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी को निकालेंगे तो किसी के पास तो खाने को पैसा नहीं है, वो बेचारा रहेगा कहाँ पे मुझे बताएं। तो इस सूरत के अंदर कोई भी नहीं जाएगा समझो। और हो सकता है खुदा ना खास्ता 2-4 और, ये जो अगर बारिश का एक सिलसिला यहाँ पे आ गया तो 2-4 और आपको इससे ज़्यादा इमारतें गिरती मिलेंगी। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी के नाम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो, और सिंध गवर्नमेंट बिल्डिंग कंट्रोल के ऊपर, बिल्डिंग कंट्रोल इसका मेन जिम्मेदार इस लिहाज से है कि इनकी ये हर इलाके में इनका इंस्पेक्टर है, इनका डायरेक्टर है, हर चीज़ है समझे। नीचे के लोग भी हैं जो रोज़ाना सर्वे करते हैं, वहाँ पे देखते हैं ये है वो है। अब जब ये चिपकाने जाते हैं, नोटिस चिपकाते हैं भाई ये खाली करें समझे, तो वो उनको नोटिस को वो एक रद्दी का कागज़ समझते हैं फेंक देते हैं। असल बात ये है कि उनके लिए बाकायदा एक हिकमत अमली तय की जाए और जो ज़्यादा मखदूश है उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए और बंदोबस्त करने के साथ साथ उनको ये यकीन दहानी किया जाए कि आपको जब यहाँ से निकाला वापस हम इसी इमारत में दाखिल के अंदर आपको उसका फ्लैट देंगे या जो मकान था जो उसकी हैसियत थी वो देंगे, तो फिर तो वो निकल जाएंगे। वरना वो बेचारे इस काबिल नहीं है कि आप उनको धक्का दे के निकाल दें, वो रोडों के ऊपर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन मतीन साहब, इस वक्त जिस इमारत के बाद हमने देखा कि एक्शन में आए हैं इदारे और सिंध हुकूमत को भी कुछ होश आया है, लियारी के वो मकीन जो इमारत मुनहदिम होने से बेघर और बेआसरा हो गए हैं, अभी तक उनको भी कुछ मुतबादिल नहीं मिल सका है और वो भी अभी खुले आसमान तले या अपने दीगर रिश्तेदारों के यहाँ मुकीम हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक इतनी बड़ी तादाद जिसकी फिगर 60,000 से भी ज़ायद बताई जा रही है, ये वो तमाम तर अवाम सिंध हुकूमत के आसरे पर अपने घर खाली कर देगी? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए मुकादा एक प्लानिंग करनी चाहिए। देख, कराची शहर बहुत बड़ा शहर हो गया
इसके अंदर सिर्फ कराची के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान से आजकल जो अफरा तफरी का आलम है, भूख का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, तमाम पूरे कराची के अंदर लोग यहाँ पे आते हैं। ये कराची की आबादी सिर्फ कराची की आबादी नहीं, पूरे पाकिस्तान की आबादी है। अब ये पूरे पाकिस्तान की आबादी को फेस करने के लिए सिर्फ कराची की जगह भी बहुत कम पड़ गई है। एक इंच का मैं पूरे KDA के अंदर हूँ, मुझे पता है 1 इंच का जगह वहाँ पे नहीं किसी को दी है, सब अलॉटेड है समझे। अब करते क्या है ये कि जो खाली प्लाट होते हैं उसके अंदर आके बैठ जाते हैं, बैठ के बाद हटाया जाए तो हटते नहीं है समझे। और जिसकी जगह होती है वो बेचारा कोटों के चक्कर लगा रहा होता है। तो इनको बाकायदा एक प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी, आज नहीं करें कल करनी पड़ेगी, परसों करनी, वरना ये ऐसे हादसा दिन में होते रहेंगे और ये कभी भी खाली नहीं करेंगे। कभी उनको अगर ये आसरा हो जाए कि हमें खाली करके हमें रिहाइश मिल जाएगी और ये फिर बना के दे देंगे, तो मैं समझता हूँ तो फिर तो इस सूरत में मुमकिन है। वरना ये दोनों इदारे बिल्डिंग कंट्रोल और सिंध गवर्नमेंट कितना ही उनको किरामे नोटिस देते रहे, कभी भी खाली नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे साथ अब्दुल राना तंजीलुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर इशू की तरह से इस इशू को भी ऐवानों में जो है वो रेज करती रही है और हुकूमत वक्त की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, कितना आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंसियर नज़र आती है इस मामले में कि इस इशू को उसी तरह से टेकअप करेगी जिस तरह से एक आम आदमी या एक वो शख्स जिसका मकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया हो उसके ऊपर बीत रही होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की आपने बात की, पीपल्स पार्टी की तो सिंसियरिटी सिंध के बासियों के साथ 17 साल से आप देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, मामला ये जो अभी जो हाईलाइट है, ज़ाहिरी बात है, जो लियारी में इमारत गिर गई है उसमें जानी नुकसान भी हुआ है, तो उसमें हमारे मिनिस्टर बल्दियात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो जान बचाना है। तो भाई बात तो ये होनी चाहिए थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी जब आपकी जान बचाना है, जो 17 साल से आपकी हुकूमत है उसमें आपने कितने लोगों की जान बचाई? आपने तो लोगों से उनके जीने का हक छीन लिया। कराची की टूटी सड़कें, ये तो एक इमारत गिरने का वाक़या है, कराची की टूटी सड़कें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ का चीख के इशारा कर रहा है कि आपकी कारकर्दगी क्या है। बाकी सीरियसनेस जो सिंध गवर्नमेंट की है वो आप सबके सामने है। फाइलों की मद में जो है वो फाइलें बन जाती हैं, काम होते नहीं हैं। SBCA जो इनका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सो कॉल्ड सिंध बिल्डिंग करप्शन अथॉरिटी का जो इदारा है वो आप सबके सामने है। वो बिल्डिंग बनने से शुरुआत से करप्शन शुरू करता है, लिंट डलने के पैसे लेता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने आपने फ्लोर डलवाने हैं वो उनसे डलवा लें और आप उनको पैसे देते जाएं। बताने का मकसद ये कि वो बच्चा पैदा होने से लेके उसके बुढ़ापे की तदफीन तक वो पैसे लेते हैं और कब्र में डालने तक के भी पैसे लेते हैं। तो ये तो आपके इदारों का हाल है, सिंध गवर्नमेंट के इदारों का, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या और सिंध के दूसरे इदारे हों। तो कारकर्दगी सबके सामने है, सीरियसनेस सबके सामने है और आप बहुत अच्छी तरह आवाम भी देख सकती है। जहाँ तक बात रही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, तो हमारा स्टैंस जो है वो हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं जो इस टाइम जो पार्लियामेंट में है वो उनका क्लियर है कि ये हमारे ये जो लोग हैं जो अभी जिनके सर से छत छिन गई है या जिन इमारतों को आपने जो है वो नोटिस लगा के सील कर दिया है, तो उनको जो है वो जो है प्रॉपर रिहाई दी जाए और उसके साथ साथ जो है आपको जो है उन तमाम लोगों को कंपलसेट करना चाहिए जो इस चीज़ में जो इस सानिया का शिकार हुए। तो ओवरऑल सीरियसनेस तो नज़र नहीं आती, लेकिन हमारी MQM का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि वो तमाम ज़ाहिरी बातें, हम हक परस्त हैं और अपने आवाम के साथ उनका हक दिलाने के लिए खड़े हैं। अच्छा, इस वक्त सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह से मुस्तरद किया है SBCA की रिपोर्ट को कि जिसको बुनियाद बनाकर ये इमारतें खाली करने के लिए जो है वो लोगों को अहकामात जारी किए गए हैं, आपको लगता है कि कुछ मोहलत मिली है अभी न सिर्फ उन लोगों को जो रिहाइश पजीर हैं उन मखदूश इमारतों में, बल्कि उन इदारों को भी बशमूल सिंध हुकूमत के कि वो कुछ मुतबादिल इंतजामात कर सकते हैं और कर दें इस अरसे में? देखें, अमल का दारोमदार नीयत पे होता है। ये तो आपकी नीयत के ऊपर है, सिंध गवर्नमेंट की नीयत के ऊपर है कि वो किस तरह फैसिलिटेट करती है आवाम को। बज़ाहिर जो दिखने में आ रहा है, आपके नॉलेज में होगा, सैलाब ज़दगान को आज तक जो है वो घर नहीं मिल सके। ये तो फिर भी कराची शहर के लोग हैं, कराची में तो फिर भी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, आवाज़ बन के जो है वो लोग खड़े हो जाते हैं, तवाना आवाज़ है लोगों की। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कामयाबी हो सकेगी, क्योंकि जो पीछे की, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो पीछे की जो कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की, वो इसका इशारा नहीं करती कि वो इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे या उनकी नीयत जो है लोगों को फैसिलिटेट करने की है या उनको सहूलत देने की है। देखें,
आपने देखा होगा कि ज़्यादातर साउथ के इलाके में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो ख़राब हालत में है और पुरानी हो चुकी हैं। उधर सुनने में आया है, ऐसे सोर्सेज बता रही हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग को बिल्डर माफिया जो है वो अपनी मनपसंद जगह को हाईलाइट करते हैं और हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर जाके जी उधर SBCA के अफसरान के जो है वो मिली भगत से उधर जाके नोटिसेस लगा देते हैं कि जी ये जो है वो खस्ता हाल इमारत है, इसको जो है वो डिमोलिश किया जाए। देखें कराची शहर में लोग वैसे ही तंग हैं, कोई गुर्बत से तंग है, कोई किसी को इलेक्ट्रिसिटी ने सताया हुआ है, किसी के यहाँ गैस नहीं है, किसी के यहाँ पानी नहीं है, किसी के पास सेहत की सहूलत नहीं है। तो खुदारा मेरी सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते कराची के लोगों पे रहम करें और इस जो ये जितना भी जो अभी ये सानिया हुआ है और ये जो अभी चल रहा है इसको इसमें सीरियसनेस दिखाएं और सिंसियरिटी के साथ लोगों को जिन लोगों के घर खाली करवाएं उनको पहले खाली कराने से पहले आप उनको उनका मुतबादिल दें ताकि वो अपने घरों में जाके सुकून से रह सकें। तो अब्दुल मतीन साहब कितनी सदाकत है इस बात में, जिस तरह से अभी तंजीलुर रहमान साहब ने कहा कि जी जो हेरिटेज या हमारे पास जो सकाफती जो हमारी तारीखी विरसा है कराची में पुरानी इमारतों का, उसको जो है वो मखदूश करार देकर नोटिस लगा दिया जाता है गिराने का, तो कितनी इस बात में सदाकत है। साथ साथ कुछ ये भी बताइएगा कि SBCA कितनी जिम्मेदारी से उन तमाम तर इमारतों के नक्शे पास कर रही है या क्यों लापरवाही दिखा रही है उन इमारतों के नक्शे पास करने में, जिसको कहा जाता है कि 3 मंजिला की परमिशन थी लेकिन उस पर 7 मंजिला प्लाजा आपने बना के खड़ा कर दिया। तो कितना SBCA का किरदार नजर आ रहा है इसमें? पहली बात तो ये है कि एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो नक्शा पास होता है वो वहाँ के रेशो के हिसाब से पास होता है कि ये इलाका ये है तो इसके अंदर ग्राउंड+1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, या जैसे किसी कमर्शियल है तो ग्राउंड+12 बन जाता है। तो वो वहाँ का जो रेशियो होता है उसके हिसाब से बनता है। और जो ये जो इमारतें छोटी छोटी हैं ये ग्राउंड+1 है, सिर्फ ग्राउंड+1 का इसका नक्शा, और अभी तक वही। हाँ फिर ऐसा होता है कि ये अपने कंप्लीशन मतलब एक पूरी ग्राउंड+1 बना ली, फिर ये कंप्लीशन दाखिल कर रहे हैं बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर, फिर उसके बाद जो उनको सेकंड फ्लोर की इजाजत मिलेगी। ये तो एक कानूनी बात है। लेकिन उसके ऊपर जो यहाँ पे जो चल रहा है, जितने माफी के लोग चल रहे हैं, अब सिंध से भी सुना बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रांसफर होंगे बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर, ना इनको ए आती है, ना बी आती है, ना सी आती है, समझे। अब उनको ला के यहाँ पे बसा दिया गया, उनको दिखा दिया उन्होंने। वो लोग हैं जो इनको पता ही नहीं गली यहाँ से निकल के उस गली में किधर जाना मुझे। मकामी लोग नहीं है ना, कानून और कायदे की बात तो छोड़ो, समझे। उसको ये नहीं पता है कि इस गली में जा रहा हूँ तो इस गली का अगला किनारा मुझे कहाँ लेके जाएगा। वो जाते किसी और के घुस जाते, किसी और के घर के अंदर घुस जाते हैं, पता ही नहीं है। तो जब तक यहाँ पे ईमानदारी से कराची के लोगों को नहीं आप इज्जत दोगे, कराची के लोगों को हक नहीं दोगे, तो इससे बुरा हाल होगा। आने वाला वक्त जो है वो किसी को माफ नहीं करेगा। जब वक्त आता है ना तो जमीन के अंदर से जब वो खींचती है, समझे, तो सब उसमें डूब जाते हैं। तो वो वक्त मैं इनसे ये कहता हूँ कि खुदा के लिए वो वक्त ना आने दे, संभालें। कराची की पूरी दुनिया के बड़ी एक इज्जत है, समझे, और इस इज्जत को संभालना आपका काम है। आपके ऊपर बरसिकदार आप ही संभालेंगे। जो फंड आ रहे हैं आपको पता कितना करोड़ों अरबों के हिसाब से फंड आ रहे हैं, और फंड जा रहे कहाँ, जाते कहाँ फंड, लगता कहाँ पे, दिखाए तो सही मुझे कहाँ पे। मैं तो वहाँ के जिम्मेदार होने के कह रहा हूँ कि मुझे ये बताए लगता कहाँ पे, समझे। पता ही चला कि पूरा फंड भी आ गया, खत्म भी हो गया, कुछ भी बना भी नहीं, समझे। जी राना साहब। जी हाजी साहब की बात को मैं सेकंड करता चलूँ। देखिए हेरिटेज की बिल्डिंग्स की बात की मैंने, देखिए हेरिटेज की जो बिल्डिंग्स है वो सकाफती विरसा है हमारे सिंध का, खसूसन पाकिस्तान का जी। उसमें आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं है और ना होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा है, सकाफती विरसा है। तो आप जब साउथ में विजिट करेंगे इन सारी इमारतों का, जो हेरिटेज बिल्डिंग मैंने आपसे जिक्र किया, तो आप ये देखें कि बिल्डर माफिया ने जो है वो मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उसके ऊपर खड़ी कर दी हैं। ये हमारी सकाफत को डैमेज करने के बराबर। लेकिन तंजील साहब इसमें तो जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा ये इशू फेस करना पड़ा है वो साउथ का इलाका है, और चूंकि ये कहा जाता है कि तमाम तर ओल्ड एरिया है, ओल्ड सिटी एरिया कराची का ये कहलाता है, वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस वक्त मुंतखब होकर असेंबलियों में मौजूद ना हो, लेकिन उनका असर व रसूख अभी भी उस इलाके में मौजूद है। और कुछ तो इस तरह की भी इतलात हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वो अमला जब उन इमारतों को सर्वे के लिए जाता है कि जो मखदूश होती हैं या जहाँ पर ये रिपोर्ट्स होती हैं कि जी बगैर इजाज़त के आप इसकी मज़ीद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको और बढ़ा रहे हैं इमारत को, तो उनका जो असर व रसूख है अरकान असेंबली का या मुंतखब नुमाइंदों का, उसको किस तरह से कंट्रोल करेगा, वो कौन काउंटर करेगा? देखिए असर व रसूख की आपने बात की,
तो ये तो कराची की आवाम बेहतर जानती है किसका असर रसूख है, किसका असर रसूख नहीं है। ठीक है, अवामी नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही ना। देखें, आपने बात करी कि वहाँ पे जो ये इलाके हैं उधर ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट्स की सीरियसनेस आपने कभी नोट करी? ये जो इतनी, जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, हेरिटेज बिल्डिंग्स को, सकाफती विरसे को, किसी एक ने भी आवाज़ उठाई? अभी सो कॉल्ड नबील गबूल साहब ने आवाज़ उठाई टीवी पे, ठीक है, तो एकदम से सारी चीज़ें जो हैं वो तौड़े लग गई। लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने अपने दौर में बहुत सारी ऐसी इजाज़तें दी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे नक्शे भी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आप, अब ये इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हो गया मामला, तो जी फौरन दौड़े लग गई और जी वो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मुअत्तल कर दिया। लेकिन कराची की आवाम ने ये चीज़ें देखी हैं कि यही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है वो माफियाज ने चलाया है। सो कॉल्ड सिंध में मौजूदा सिस्टम जिसका आप जो है वो नाम सुनते होंगे अक्सर अखबारों में भी और मुख्तलिफ जो है वो जर्नलिस्ट से स्पेसिफिक टर्म के तौर पे यूज किया जाता है। सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ये किसी को भी उठा के बाहर फेंक सकता है। इसके सामने ना कोई एमएनए है, ना कोई एमपी है। ये इसकी जो वजाहत है आपको पीपल्स पार्टी के खुद लोग, जो सिंसियर लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो आपको इसकी गवाही दे के सब चीजें सच बता देंगे। तो सही, ये कहने ठीक, का एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। तंजील साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप दोनों मेहमानों से गुफ्तगू दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से बात हो रही थी कि उन इलाकों में जहाँ पर ये मखदूश इमारतें कसीर तादाद में पाई जाती हैं और सकाफती विरसे की भी बात हो रही है कि जी हेरिटेज है ये, ना सिर्फ सिंध का बल्कि पाकिस्तान का, जिसको मखदूश करार दिया जा रहा है, लेकिन उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो रही, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, उसको हम महफूज नहीं कर पा रहे, बल्कि उसको हम मखदूश करार देकर गिराने की बातें करते हैं। ये भी एक तरीक़ा वारदात है कि किस तरह से वो जो सिस्टम का भी जिक्र हो रहा था प्रोग्राम में, उसको जो है वो कंटिन्यू रखा जाता है। हमारे साथ अब्दुल मतीन वहीद साहब मौजूद हैं। सर, चूंकि आपका ताल्लुक इस इदारे से है कि जिसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो रही है, और जिस तरह आपने भी कहा कि जी SBCA बनने के बाद अब इसमें वो अफसरान मुसल्लत कर दिए गए हैं कि जिनको कराची का नक्शा ही नहीं मालूम, यही नहीं मालूम कि जिस इलाके की बात हो रही है वहाँ की क्या तमाम तर हकीकतें हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इदारा अब अपनी कैपेसिटी में रहते हुए क्या मज़ीद मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से लोगों को बचा सकेगा जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं? जैसे कि एक दफ़ा अभी मेरे भाई ने कहा, सारी बातें नीयत की समझे, जो भाई ने मेरे कहा बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि अगर हम जो सिंध गवर्नमेंट, मैं बोलता हूँ, अगर चाहे ना कि यहाँ पे GR+1 के अलावा नहीं बनेगी, नहीं बन सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। GR+2 क्या करो, एक के ऊपर ही उधर उसको। मैं आपको DHA की मिसाल देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन अगर वो करवाना चाहे, नियत अगर साफ हो, DHA के अंदर GR+1 की सुविधा, चाहे कितना बड़ा आप घर बना लें, कितनी बड़ा लें, और जिसको 2 बनाएगा 1 इंच की भी वो जो है बेईमानी नहीं कर सकता। 1 इंच करेगा उसको गिराना पड़ जाएगा। लेकिन वो जो सिस्टम चल रहा है उसको भी तो लोगों ने कंटिन्यू रखना है, वरना वो सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं उनको बाहर करते? एक मिसाल तो मौजूद है ना आपके पास, वो क्यों अमल दरामद करा लेते हैं? भाई वो आने का हम कहते हैं कि भाई वो इनके DHA जो है वो मिलिट्री का, इसके इलाके वहाँ पे जो काम करने वाले सारे वो तो सिविल हैं, जो अमल दरामद कराने वो सारे सिविल हैं। वो तो चंद लोग हैं जो मिलिट्री के अंदर बैठे हैं, जो हाई पोस्टों के ऊपर आते हैं, 2 साल के लिए निकल जाते हैं, उन्हें भी पता नहीं। लेकिन अमल दरामद कराने की अगर नियत हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता GR+1 जिसकी है GR+2 बन जाए, या GR+ जिसकी 4 की वो 6 बन जाए। सवाल अभी आपने देखा था दिल्ली कॉलोनी को उसने GR+7 बना लिया, कितने का 40 गज का प्लॉट था, 40 गज का प्लॉट को सब बना लिया, उसको फिर पीछे लगे उसको गिराया समझे। तो अभी एक जो नाइंसाफी जो आप जिक्र नहीं कर रही है, नेशनल टावर के साथ हुई थी, अभी कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई थी। अब आप बोलेंगे आप भाई कहाँ से कहाँ लेके चले गए। बात असल ये कि कराची के साथ नाइंसाफी हो रही हैं, चाहे उसके अंदर गवर्नमेंट हो, चाहे जजेस हो, या जो भी हो समझे। वो पता नहीं मेरी समझ से बात, कराची को, अरे भाई पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ ना, उसको क्यों नहीं देखते आप? क्या पूरे पाकिस्तान में और कुछ नहीं हो रहा क्या? आपको जो नजर आता है यहाँ इसी गरीब परवर सड़क के ऊपर आता है, पूरा सिंध से यहाँ पे लोग बैठे हुए सैलानी के वो खाना खा रहे हैं, पूरा कराची पाल रहा है, जिसको कोई रोजगार नहीं वो कराची पाल। असल आपकी सेंसिटिविटी अगर आप इस फैसला कर लें कि जो नक्शे में GR+1 है तो GR+1 ही बनेगा, जो GR+2 है तो GR+, आज से कल से अमल शुरू करें, खत्म हो जाएगा सारा। बिल्कुल सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी। बात वही है कि जी नीयत क्या है आपकी, लेकिन अवाम को कितना जिम्मेदार समझते हैं आप राना साहब? क्योंकि
जिस तरह से हम ये देखते हैं कि लोग एक छोटी सी भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको अच्छी तरह से जांच परख के कि जी कितनी सही है, ठीक है, आगे कितनी हमें चलती हुई नजर आएगी। लेकिन मकान तो एक ऐसी चीज़ है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए अपना एक ठिकाना बना रहे होते हैं। तो अब लोग कितनी चीज़ों को वेरीफाई करवाते हैं, उसको क्लैरिफिकेशंस देखते हैं कि आया हमें मुस्तकबिल में 2-4 साल बाद कहीं ऐसा ना हो कि जी ये जाली करार दे के, जाली कागजात करार दे के जब वो कैंसिल करना पड़े और फिर हम बेघर हो जाए। देखें, आवाम जो है ना वो तो मजलूम है और आवाम हर उस सहूलत को अवेल करना चाहती है जो उसके हक में बेहतर हो। आपकी जो हुकूमत है, सो कॉल्ड सिंध हुकूमत, उसने क्या कोई इस किस्म की स्कीमें लॉन्च की हैं आवाम की बेहतरी के लिए कि आया आवाम उनसे फ़ायदा उठा सके? कोई आप यू जस्ट नेम इट, एक मुझे बता दें कि जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च की हो इस तरह की कोई स्कीम जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। अच्छा देखें, बात समझने की ये है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, लेट सपोज जी एक बिल्डर है, मैं वो कल एक नोटिफिकेशन देख रहा था सोशल मीडिया पे कि जी डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बोल दिया है कि जो आपके जो बिल्डर हजरात हैं उनकी एफआईआर कटेगी। तो भाई बिल्डर की तो एफआईआर कटेगी, अच्छी बात है, बिल्कुल काटें आप। अगर कोई गैर कानूनी कामीरात करता है तो उसकी एफआईआर आप काटें। आप उस अफसर की क्यों नहीं काटेंगे जो उस फील्ड पे मौजूद है या जो उस टाउन में डिप्यूट है, जो चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे वो एडी हो या बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो, उनकी एफआईआर क्यों नहीं कटेगी? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाजत के बगैर इस कराची शहर में या इस पूरे सिंध में कोई ईंट भी नहीं रख सकता। आप अपना घर बनाने के लिए जाएं, आप सिर्फ डिमोलिश करना शुरू करें उसको, आपके दरवाजे पे लोग आके खड़े हो जाएंगे कि जी इसका इलाका पुलिस आ जाती है, एक मोबाइल आके खड़ी हो जाती है कि क्या परमिट है आपके पास। इदारों के मुलव्विस होने हुए बगैर आपके कराची शहर का कोई एक बासी भी कोई एक ईंट नहीं रख सकता। तो आवाम तो देखें सहूलत अवेल करना चाहती है, उसको जहां से सहूलत मिलेगी वो अवेल करेगी। बिल्डर माफिया जो है वो जाहिर बात है पुराने घर हो गए हैं, 76 साल से ज़्यादा 77 साल से ज़्यादा आपके मुल्क को बने हुए हो गए। जो लोगों ने पाकिस्तान बनने के टाइम पे जो घर बनाए थे वो जाहिर बात है अब इस हालत में नहीं रहे। तो बिल्डर जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, घर परचेज करता है अच्छे दामों में और जो है पोर्शन करके उसको सेल कर देता है। यही जो है प्रैक्टिस आप हाई राइज बिल्डिंग में देख लें। ये जो हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं, सो कॉल्ड जो हमारा आबाद का इदारा है, आपको लगता है कि सारे बिल्डर्स जो है सही बिल्डिंग बना रहे होते हैं? उसमें क्या जो अफसरान है वो मुलव्विस नहीं होते? जो ग्राउंड प्लस 10 की या 11 की इजाजत है तो उसका नक्शा रिवाइज हो जाता है। कहाँ उसमें जो है वो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो काली भेड़ें हैं इस इदारे की, वो जाली फाइलें बना के किस तरह से लोगों को परमिट कर रही हैं और किस तरह से इजाज़त दे रही हैं कि जी आप बगैर किसी मंजूरी के या ओरिजिनल नक्शे के बगैर आप तामीरात करते रहें। काली भेड़ें यही तो है आपकी ब्यूरोक्रेसी में बैठी है ना। जब आपके अपने शहर के लोग आपके अपने इदारों में नहीं मौजूद होंगे और दूसरे शहरों से आके इधर रूल करेंगे और आपके सर पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे तो ये तो हाल होगा। कम से कम कराची शहर का अफसर या ब्यूरोक्रेट उसमें कुछ तो गैरत होगी। गैरत नहीं होगी तो उसको आवाम गैरत दिलाएगी। जब वो उसकी रिहाइश यहाँ नहीं है, उसको कराची से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसको सिंध से लेना देना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसने अपनी जेबें भरनी है और घर चले जाना है और जो है यही करप्शन की कमाई जाके अपने बच्चों को खिलानी है। इसी तरह सो कॉल्ड बिल्डर हजरात जो है वो भी इसी तरह करेंगे। भाई बिल्डर को लोग मैं थोड़ा सा फिर लोग समझते हैं कि जो है बिल्डर को प्रोटेक्ट कर रहा है, बिल्डर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। बिल्डर जो है वो तो घर परचेज करता है। बिल्डर जो है जब नक्शा पास कराता है उसकी फीस भरता है इदारे में। बिल्डर अगर सोसाइटी की जमीन है तो सोसाइटी में जाके वो टैक्स भरता है, उसका नक्शा पास कराता है, उसका टैक्स वो भरता है। लाखों रुपए के टैक्स बिल्डर भरने के बाद जो है वो बिल्डिंग बनाना शुरू करता है। उसके बाद ये सारे इदारे आ जाते हैं, उसके बाद जाहिर बात है वो वायलेशन कर रहा होता है। सही। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुहेल आब्दी भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने वक्त दिया। ये बता दीजिए कि एक बड़ा देरीना मसला है ये कराची वालों का कि जी वो घर बनाने के लिए परेशान रहते हैं साला हसार, और जब अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी एक ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहाँ वो समझते हैं कि अब अपने कुछ दिन सुकून के गुजार सकेंगे, एक पनाहगाह बना लेते हैं वो अपनी, तो वहाँ पर जी मखदूश करार दे के उसको सील करने के नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। पीपल्स पार्टी आखिर क्यों सिंसियर नहीं है अपनी आवाम के साथ, अपने सूबे के अवाम के साथ? इदारों को क्यों नहीं वो उस ट्रैक पे ले जा पा रही कि जिससे चीजें जो है वो बेहतर हो सकें? देखें, क्वेश्चन को मैं सही मायनों में समझ नहीं पाया था क्योंकि मैं एक तकरीब में आया था, लेकिन बिलाल का ये बहुत इंसिस्टेंस थी तो मैं
बैंकेट से निकल के, मतलब तकरीब क्या थी, बस सिलसिला नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक हलीम का जी। प्रोग्राम था, तो बड़े बात के लिए बताओ, तो मैं अब ये बाहर आया हूँ, काइंडली अगर माइंड ना करें जी तो जी, आप मैं क्या आपसे रिपीट पूछना ये चाह रही हूँ करेंगे? सुहेल साहब, ये पूछना चाह रहे हैं हम कि बड़ा पुराना मसला है कराची वालों का कि जी जो हम घर खरीद रहे हैं, जो हम घर बना रहे हैं, वो कितना दुरुस्त है, उसके कागजात कितने जो है वो दुरुस्त हैं, उसमें कोई दो नंबरी नहीं होगी, कोई जाली फाइलें नहीं होंगी। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए या लोग अपने मकान बनाने के लिए जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं, वो सही जगह लग रही है या नहीं, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत कितनी सिंसियर है अपनी आवाम के साथ? देखें, सिंध हुकूमत, क्या अगर कोई भी हुकूमत हो तो आवाम के साथ सिंसियर होगी, लेकिन सिंध हुकूमत क्योंकि सबसे तवील अरसा अगर यहाँ पे हुकूमत का है तो सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। हमारे पास इदारे मौजूद हैं, हमारे पास कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये तमाम अथॉरिटीज हैं। आप इनसे अगर कंफर्म करने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी को लेंगे तो मेरा ख्याल में किसी को भी धोखा नहीं होगा। लेकिन अब ये हमारे जो बिल्डर्स की भरमार और ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, लोग इसकी छानबीन नहीं करते, सिर्फ ये सोच के कि कम पैसों में हमें ये राजी मिल रही है और वो खरीद लेते हैं, और उसके बाद उनको पता चला कि एक एक फाइल कई कई लोगों को वो ऑलरेडी सेल कर चुके होते हैं। अब उसमें बताएं कि हुकूमत प्रॉपर अगर कोई कंप्लेन हो तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वरना अदरवाइज हुकूमत क्या लेकिन करेगी? सुहेल साहब, अब तो कुछ इस तरह के नाम भी अगर इन इदारों में मौजूद एडिशनल डायरेक्टर्स के कुछ ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जो माहिर हैं इस तरह की जाली फाइलें बनाने में, जिसका खुद आपने कहा कि एक एक प्रोजेक्ट की कई कई फाइलें मौजूद होती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं भी वही चीजें फेस करता हूँ जो एक आम शहरी फेस कर रहा होता है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जहाँ पे चोरों को डिफेंड करूं मैं। अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर इस किस्म के कामों में मुलविस है, आवाम का काम है कंसर्न अथॉरिटी को बताया जाए और उनको, अभी देखें आप, DGSBCA इसहाक खोड़ो को सिर्फ एक बिल्डिंग लियारी में मतलब 27 जानों का नुकसान हुआ वहां पे, और उसको फौरी तौर से जो है ओहदे से हटा दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर इस किस्म की ऑथेंटिक कंप्लेंट्स आएंगी तो यकीनी बात है कि सिंध हुकूमत उस पे नहीं, लेकिन सुहेल साहब कंप्लेन तो साहब खोड़ो साहब की भी कोई कंप्लेन नहीं थी, वो तो एक सानेहा रोनुमा हुआ जिसके बाद सिंध हुकूमत ने ये सोचा कि किसी बड़ी जवाबदेही से पहले कोई एक ऐसा फैसला लिया जाए कि DG को जो है वो जिम्मेदार करार देते हुए मुअत्तल कर दिया जाए। ये लेकिन मुअत्तली भी कोई नहीं दीदी, आप एक बात सुनिए, सानिया तो बहुत बड़ा है, 27 जानों का क्या, एक जान का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन बाकायदा उस पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद DG के साथ साथ और भी जो वहाँ पे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व थे, उनको भी बाकायदा जो रिमूव किया गया। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने जान बचाने के लिए यार इस थाने को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस पर बाकायदा इंक्वायरी हुई। आपको मतलब माशाल्लाह मीडिया कंसर्न है, आपको पता है कि टीवी पे एक एक पल की रिपोर्ट चल रही थी, तो मुकम्मल इंक्वायरी के बाद ये एक्शन लिया गया। असेंबली में बैठे हुए हैं, कौमी असेंबली में हैं, सूबाई असेंबली में हैं, उन लोगों के नाम भी तो सामने आए होंगे ना जो करते धरता है उस इलाके के, जिनकी इजाजत से ये तमाम तर गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं। नहीं, ये किसी मेंबर पार्लियामेंट की इजाजत से कुछ नहीं होता। मेंबर पार्लियामेंट सोर्स बन सकता है कि भाई ये सिफारिश कर सकता है फला के ही कर दें, अदरवाइज वो कुछ नहीं। कंसर्न अथॉरिटी चाहे, अब अगर जैसे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं शहीद धोनी, तो सिंध हुकूमत ने बनाया ना, तो अगर इससे कंसर्न कोई चीज होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। लेकिन इसी तरीके से कोई भी कंसर्न मिनिस्टर और उसका इदारा अगर कुछ गलत करता है और प्रूव हो जाता है तो उस मिनिस्टर के, और जैसे कि शहीद धोनी ने फौरी तौर से एक्शन भी लिया, ठीक है, मिनिस्टर के एक्शन पे हम बात करें, लेकिन जो उनका राइट था वो भी अनाउंस किया, आगे किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें शर्जील मेमन भी मौजूद थे, सीनियर मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है, देखिए इल्जामात, मैं समझता हूँ कि इल्जामात वो होने चाहिए जो मतलब तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह वाले हो। मुझे एक सवाल का जवाब बड़ा अच्छा लगता है, वरना तनकीद करना बड़ा आसान होता है। अभी एक मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट अजरक वाली जी, इस पे बड़ी बहुत कुछ बातें बन रही है, लेकिन वो नाखबत अंदेज जिनको ये पता नहीं है कि इस अजरक वाली नंबर प्लेट के क्या क्या फवायद हैं उस राइडर के लिए, उस मोटरसाइकिल ओनर के लिए। अगर ये चीजें हैं
आप मीडिया हाईलाइट करेंगी तो लोगों की समझ में आएगी। अब उससे भी बहुत सी तनकीदें, अब उसके फवायद का किसी को भी नहीं पता। ये अलग बात है कि हमारे एक्साइज का महकमा वहाँ परेशानी हो रही है लोगों को। मौजू से थोड़ा सा हट रहे हैं, मौजू पे वापस आपको लेके आना चाहूंगी। सोहेल आब्दी साहब एक मिनट का जरा तवक्कुफ करेंगे तो मैं अपनी बात आपके गोश गुजार रखना चाहूंगी। तो एक मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा सोहेल साहब। सोहेल साहब एक मिनट का मुझे वक्त जो दीजिएगा। हमारे एक्साइज के मिनिस्टर या दीगर हैं, वो उनसे भी रुजू किया गया कि जी इसको आसान बनाए। मुझे ये बताइए सोहेल आब्दी साहब कि किसी इलाके का मुंतखब नुमाइंदा क्या अपने हलके से इतना बेखबर होता है कि उसके उस इलाके में जहां की अवाम के वोट से वो ऐवानों तक पहुंचा हो, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, किस तरह की तामीरात हो रही हैं, किस तरह की तामीरात नहीं हो रही, क्या वो इन तमाम तर चीज़ों से लाइल्म होता है या उसकी नॉलेज में होता है कि जी मेरे इलाके में अगर एक इतनी पुरानी इमारत है तो उसके ऊपर मजीद मनाजिल किस तरह से तामीर की जा रही है, क्यों नहीं वो उन चीज़ों को नोटिस लेता उन चीज़ों का? सोहेल आब्दी साहब मौजूद है हमारे साथ? तो गालिबन राब्ता सोहेल साहब मौजूद है हमारे साथ, तो मुझे बताइएगा सर, मुंतखब नुमाइंदे क्यों बेखबर रहते हैं इन तमाम तर सूरत हाल से जो उनके इलाकों में रोनुमा हो रही होती हैं? देखिए मेरा ख्याल में मुंतखब नुमाइंदे अगर बेखबर हैं तो उनको बाखबर रखने के लिए, उनको जगाने के लिए सबसे बड़ी रिसोर्स आप मीडिया और वहाँ की आवाम कि जहां से वो नुमाइंदा मुंतखब होकर आ रहा है, और अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो जमहूरियत के अंदर किसी के भी अगेंस्ट अगर आपके पास जवाब मौजूद है तो आप उसके लिए मुजाहरा कर सकते हैं, आप प्ले कार्ड लेके खड़े हो सकते हैं, आप आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो उसमें हम आवाम का भी तो ये है ना कि हम लोग आके उसको उजागर तो करें, और सबसे बड़ी रिसोर्स तो आप मीडिया आजाद है सर, होता है उजागर, लेकिन नोटिस नहीं लिया जाता, नोटिस नहीं लिया जाता। सर वही बात है कि अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने के लिए जब इदारे सरगर्म होते हैं तो फिर इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं बचा सकेंगी। मैं रुख करूंगी अब्दुल मतीन वहीद साहब का। सर कितना जिम्मेदार समझते हैं मुंतखब नुमाइंदों को आप इन तमाम तर हालात का? मुंतखब नुमाइंदे तो बहुत बड़ी बात होगी। जो वहाँ का SHO होता है ना इलाके का, कोई जराइम उसकी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अब वो जुराइम क्या एक जैसे भाई ने कहा एक ईंट आप लगा दे, पैसे से पहले पुलिस आ जाएगी, समझे? तो ईंट कैसे लगा रहा हूँ, किसी ने जरा सा खेल लिया वो पुलिस आ जाएगी, तो वो भी बराबर के जिम्मेदार हुए ना। फिर आप बात सुन तो ले, मेरा कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे कोई वाक़ा होती है, कोई फंक्शन होता है या कोई चीज़ आप आगे बढ़ा रहे हैं, एक मंजिल बढ़ा दो, तो हर आदमी को पता है, पुलिस वालों को पता है, SBSA वालों को पता है, समझे? उसके ऊपर जो बंदे हैं उनको पता है। अच्छा ये भी है कि वो ये भी है कि जैसे कि यहाँ पे इस इलाके के लोगों ने कुछ बना लिया तो उसके बाद जो है वो जो पीछे बैठे हैं जब उनके लम्बे आती क्या भाई अकेले अकेले चल रहा है, इधर तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, समझे? तो उनको भी पहुंचाया जाता है, फिर समझे उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो ये मिली भगत सारी है। जब तक इस निज़ाम को आप सेंसिटिविटी से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों से नहीं जोड़ेंगे, इसका बहुत उससे बड़ा होगा। क्योंकि कराची के दिन ब दिन जो है खत्म हो रही है, जगह ही नहीं है कहाँ पे बनाएंगे। तो लाजमन एक ग्राउंड प्लस के बजाय ग्राउंड 6 बनेंगे क्या? तो आप इसको बस कर दें। एक और यहाँ की इतला दे दूँ यहाँ के लिए कि एक मास्टर प्लान है ना, दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं कराची मास्टर प्लान कर रहे हैं, और तकरीबन वो 26 और 27 से उस पर अमल दरम भी शुरू हो जाएगा, समझे? उसके अंदर बेशुमार चीज़ें उसके अंदर अपग्रेड की जा रही हैं। उसके वर्ल्ड बैंक भी गवर्नमेंट भी उसमें शामिल है, तो उसके अंदर बसत तो कर रहे हैं। लेकिन ये कि कराची को उसके लिहाज सोचना कि जो बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं ना, उनको किस तरह हम एडजस्ट करें, हाँ, उनको नए सिरे से तमाम तर चीज़ों से आगाह करना, वो तो अब चाहूँ तो आप कौन बैठा सब बाहर के लोग ही बैठे, झोपड़ी डाल दी, एक ने कब्जा किया, सबके कुछ बैठे। असल है उनको भी ऑर्गेनाइज करना है कि वो जो बाहर आते हैं उनके लिए भी कुछ सोचें। और जो यहाँ पे मखदूश इमारतें हैं, मैं कह रहा हूँ एक भी अगर अभी कोई भारी बारिश हो गई, समझे, जैसे लाहौर में और पिंडियों में हो रही है, तो ये तो आधा बह जाएगा, समझे? तो 2 इमारतों की बात करते हो, यहाँ पे 100 इमारतें आपको नीचे बहती हुई नजर आई, आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ये तो अलार्मिंग है आपको, अलार्मिंग है ये आपको कि आप अभी से कोई सोच संजीदा कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली बातें करो यार, समझे? कराची से मोहब्बत करने वाली बातें करो, ये सबका सब ये रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। सही बिल्कुल। थोड़ा सा 14 अगस्त के वाले से बात करना चाहेंगे प्रोग्राम में। सोहेल आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सिंध हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि जी बड़े जोशो खरोश से आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा और 14 रोज़ तक मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद होंगी, और फिर ये भी अनाउंसमेंट्स हुई है कि जी जो अपना घर, दुकान, गाड़ी और दीगर जो उसकी अमलाक हैं उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरती से डेकोरेट करेगा आज़ादी का जश्न मनाने के सिलसिले में, वो इनाम का भी हकदार करार पाएगा। तो सर किस तरह देखते हैं आप, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा? सोहेल आब्दी साहब मौजूद हैं?
गालिबन लाइन पर इस वक्त मौजूद नहीं है, हम राना तंजीलुर रहमान से इसी सवाल का जवाब देना चाहेंगे। सर, एमक्यूएम ने भी ऐलान किया है 14 कोई भी उसकी सियासी पार्टी हो जी, ये हमारे लिए बहुत ही बाइश फख्र है और हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। तो 14 अगस्त से इनकार करने वाला पाकिस्तानियत से इनकार करने वाला होगा। तो 14 अगस्त हमारे रगो पै में है और हम बहुत ज्यादा खुशी के साथ इसको मनाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि अय्याम अज़ा चल रहे हैं, मुहर्रम अल हराम के अंदर ये 14 अगस्त आ रही है और 15 अगस्त को शौहदाए करबला के चैलुम है, लेकिन फिर भी हम इसको, क्योंकि हमारे मुल्क के ये बका का मसला है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके तमाम रफ़ाकार को सैल्यूट पेश करने के लिए हम अपनी 14 अगस्त के तकारीब रखते हैं। तो इंशाअल्लाह से इस दफ़ा भी रखेंगे, उनको सैल्यूट पहुँचाएंगे और जश्न आज़ादी के जो भी तराने हैं उसको हम बिल्कुल मंजर आम पे लाएंगे और गानों से, दीगर चीज़ों से परहेज करेंगे। ठीक है, राना तंजीलुर रहमान साहब, आप भी इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अपनी तो पहचान थी, हर पहचान से पहले पाकिस्तान के शहरी थे, पाकिस्तान से पहले। तो ये तो एमक्यूएम पाकिस्तान तो इसी नज़रिए पे बनी है और एमक्यूएम पाकिस्तान तो हमेशा से जो है जश्न आज़ादी के प्रोग्राम हर साल मनाती आ रही। इस दफ़ा जो है वो स्पेशल ये है कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे हमेशा के दुश्मन इंडिया को मार्का में जो है वो शिकस्त दी है और जो हमारे लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और इसी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो 1 अगस्त से प्लान किया है 14 अगस्त तक, मतलब इन 14 दिनों में हमारे पास जितने भी टाउन के सतह के लोग हैं, जो टाउन के सतह के कारकुनान हैं या यूसी की सतह के कारकुनान हैं, वो भी अपने इलाकों में प्रोग्राम्स रखेंगे जश्न आज़ादी के। और 1 अगस्त से जो है हमारे MNA MPAs और मरकज़ी क़यादत जो है वो मदार कायद पे भी हाज़िरी देगी और इसके साथ साथ 14 और 13 अगस्त को जो है 5 स्टार चौरंगी पे जो है मरकज़ी प्रोग्राम होगा जश्न आज़ादी के हवाले से और 14 अगस्त को जो है वो गवर्नर हाउस में भी होगा। 1 को भी गवर्नर हाउस में प्रोग्राम है, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। एमक्यूएम हमेशा से ही करती आई है, इस दफ़ा और जोश और जज्बे से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारी तो पहचान ही यही थी हर पहचान से पहले और हम पाकिस्तान के शहरी थे, पाकिस्तान से पहले। तो ये हम इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह इस दफ़ा भी एमक्यूएम पाकिस्तान गली कूचों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में, रोडों पे भरपूर जोश और जज्बे से इसको सेलिब्रेट करने की कोई तैयारियां रखती है। अब्दुल मतीन साहब, आप यंगस्टर्स में कितना पैशन देखते हैं आज़ादी के जश्न के हवाले से? मैं इसी को एक और मौजूद के साथ अटैच करता हूँ कि अभी कुछ 2-3 साल से पाकिस्तान के मामला बड़े ख़राब चल रहे थे और जो कुछ भी हमारे मान तो ये जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से, ये समझे 2-3 साल से यकीन करें पाकिस्तान की इकनॉमी इतनी नीचे जा रही थी कि आज बाजार जाते थे कीमत कुछ होती थी, अगले दिन कीमत कुछ होती थी, समझो सेटल नहीं हो रहा था। कि जब से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दोबारा जिंदगी दी है, पाकिस्तान को 9 मई 7-8-9 मई के दरमियान दोबारा जिंदगी दी है, दोबारा वो मुकाम दे दिया जो कि इसका हकदार भी साला नहीं था। ये जितने हुक्मरान बैठे हैं ये सब के सब ऐसे ही है, कोई इससे सेंसर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हुक्मरानों को कहता हूँ अल्लाह के वास्ते अल्लाह ने तुम्हें दोबारा इज्जत दी है। आज आप जा रहे हैं, आपके पासपोर्ट की इज्जत हो रही है, आप जा रहे हैं आपके बंदे की इज्जत हो रही है, आपका वज़ीर ख़ारजा अमेरिका जा रहा है उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने आ रहे हैं। कभी इन लोगों ने अंग्रेजों ने कभी छोड़ा था आपके लोग? जूते की मार लगाते थे, समझे। आज अल्लाह ने फिर आपको इज्जत दी, इस इज्जत को समझो यार। पाकिस्तान की इससे मोहब्बत करो, पाकिस्तान की जो माशियत है उससे मोहब्बत करो, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करो और पाकिस्तान को कोशिश करो दोबारा हम खड़ा करें। बिल्कुल। और जब तक हम सेंसियर नहीं होंगे बेटा, जब तक सेंसियर नहीं होंगे नहीं होगा। अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करो, अपने आप को जो टाइम आपका फालतू होता है वो लोगों की खिदमत के लिए पेश करो। ये नहीं कि हर चीज के अंदर पैसा मिलेगा। बिल्कुल जी, वतन है तो हम हैं, वतन से मोहब्बत। सर, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है और इस वक्त हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नेशनल स्टेडियम में मरकजी तकरीब और जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन का एहतमाम कर रखा है और
या 12 बजते साथ ही 1 अगस्त का जो है वो तारीख शुरू हो जाएगी और यकीनन ये वो तमाम तर दिन है कि जिसमें हर पाकिस्तानी को, पूरा साल तो शायद आप अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ना करते हो, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर अपने मुल्क से, अपने वतन से और इन वतन के मुहाफ़िज़ों से जिस तरह से मोहब्बत का इजहार कर सकते हो वो ज़रूर करना चाहिए। ये हम सब पर लाजिम भी है और हम सब का फ़र्ज़ भी है। प्रोग्राम के आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद।